हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रेगुलेटरी चीट शीट। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाउ टू स्कोर 50 प्लस मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस आरबीआई ग्रेड बी। तो मैं जनरल अवेयरनेस में इसलिए ज़्यादा फोकस रखता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाने का स्कोप रहता है। और ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने मैक्सिमाइज कर सकें प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस इतना क्रूशियल क्यों है। जीए हैज द हाईएस्ट वेटेज इन फेज वन। जैसा कि आप जानते हैं 80 मार्क्स जो है जीए में रहेंगे आपके 200 में से। और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ उतनी आसानी से निकल जाए। ये 40% ऑफ द टोटल मार्क्स है, तो जितना आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे उतना ही बेटर आपके चांसेस होते जाएंगे धीरे धीरे क्लियर करने के। सेकेंडली, जीए आपको फेज टू में भी मदद करता है। फेज टू का जो ईएसआई का सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव वाला, प्लस डिस्क्रिप्टिव में भी आपको आंसर राइटिंग के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं आपके जनरल अवेयरनेस से। सेकंड पॉइंट, ये आपको बिग एडवांटेज देता है ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में, जैसा कि हम जानते ही हैं। थर्डली, जो सबसे हमारी मेन टिप है कि ये लेस टाइम लेता है कंपेयर टू क्वांट रीजनिंग, सो योर आरओई इज मोर। क्या है ना, जनरल अवेयरनेस जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो एग्जाम में आपके सामने एक पॉपअप होता है क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, नीचे 4 या 5 आपके ऑप्शन है। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है तो आपको लेस देन 30 सेकंड्स लगेंगे उसका राइट आंसर देने में। जैसे ही आप राइट आंसर देते हैं, आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपको नहीं बन रहा है, तो भी वो आपको शुरू के 10-15 सेकंड में पता चल जाता है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस बहुत तेजी से आप टर्न अराउंड कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। मैथ्स टाइप नहीं है कि मैथ्स में आपने एक डीआई उठाया, आपने पूरा सॉल्व करके देखा, आंसर नहीं आया, फिर मूव ऑन करना पड़ रहा है, आप टाइम पलट के देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए एक क्वेश्चन के ऊपर। जनरल अवेयरनेस में ये चीजें बहुत स्प्लिट सेकंड डिसीजन में होती है। आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता है वो आपको आता है नहीं आता है, आप आगे बढ़ जाइए। मैं लगभग अपना पूरा जनरल अवेयरनेस का जो 80 मार्क्स क्वेश्चन का पूरा जो सब्जेक्ट होता है वो लगभग 15 से 20 मिनट में कर लेता हूँ। हर मिनट में मैं 3 से 4 क्वेश्चन करता हूँ। आता है ठीक है, नहीं आता है स्किप, आता है ठीक है, नहीं आता है स्किप। जितना जल्दी आप स्किप करते चले जाएंगे उतना बेटर आप दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको बनता है, आप मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ये जो टाइम हम जनरल अवेयरनेस में बचा रहे हैं ना, ये टाइम हम फिर आगे जाके यूटिलाइज कर पाते हैं रीजनिंग और क्वांट्स में। क्योंकि वहां पे ना थोड़ा आपको सोच समझ के आंसर करना पड़ता है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ता है। और जितना ज्यादा काम माइंड से आप वहां के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना बेटर होगा, उतना मतलब आपका आंसर आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपको पूरी पजल आती है बनाना, आपने 1000 बार मॉक्स में सॉल्व किया है, पर एग्जाम के प्रेशर में आप जब वो पजल बनाने बैठे हैं और वो पजल नहीं हो रही है सॉल्व, कहीं तो एक छोटी सी मिस्टेक आप कर रहे हैं जो आपको भी पता है आप मिस्टेक कर रहे हैं, बट वो मिस्टेक आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर है ना, वो आपके सर पे बिल्कुल हावी हो चुका है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करें, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन लीजिए, पूरा सेक्शन सॉल्व कर दीजिए, जो आता है मार्क कीजिए, नहीं आता है उसको स्किप कीजिए, छोड़िए। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स पे मूव ऑन कीजिए, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स। अगर आपको उसके बाद टाइम बचता है तो आप जनरल अवेयरनेस पे फिर से आइए। क्योंकि देखिए, आरबीआई या रेगुलेटरी एग्जाम्स में होता क्या है ना, 5 ऑप्शंस होते हैं। हर ऑप्शन को, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो हर ऑप्शन को मार्क करने की प्रोबेबिलिटी है 20%। अब देखिए, जब आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो तुक्का मारने का कोई भी सेंस नहीं है। 20% प्रोबेबिलिटी से आपका तुक्का तो बिल्कुल सही नहीं लगने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप उसको छोड़ दें और दूसरी चीजों पर फोकस करें जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वांट्स और रीजनिंग। और ये बात भी है कि जनरल अवेयरनेस का जैसे ही आपके क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आपको पता है या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चेकोस्लोवाकिया। अब आइदर यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन और यू डोंट, देयर इज नो वे दैट यू कैन डिड्यूस द आंसर, राइट? सो इट्स बेटर, क्योंकि देखिए ऑप्शंस भी इतने खराब नहीं आते हैं ना कि आप यूपीएससी टाइप वो कर दीजिए इसको, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, 50-50 चांस है, ये कर लूं। यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स का गेम है। तो आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट, देयर इज नो वे दैट यू कैन डिड्यूस एन आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। सो इट्स बेटर दैट यू ओवरऑल स्किप द क्वेश्चन इफ यू डोंट नो द आंसर। ओके, ठीक है। फिर हम जीए का सिलेबस जरा ब्रेक डाउन करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, मेजर मेजर सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आते हैं आपके पिछले 6 महीने के। 6 महीने का आप पढ़ेंगे तो काफी हद तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब ये 6 महीने का जो है ना, वो आपको पढ़ना कहाँ से है। देखिए, यहाँ मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, ओनली सोर्सेस अफेयर्स क्लाउड।
मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको पिछली बार मार्क्स भी बताए थे, मेरे जीए में 41-42 मार्क्स आए थे 80 में से। वो कैसे आए थे? सिर्फ और सिर्फ अफेयर्स क्लाउड पढ़ के। देयर इज नो अदर सोर्स। आपके लिए मैं अपनी मार्कशीट भी दिखा देता हूँ। तो ये जैसे ही आप मार्कशीट देखेंगे, यहाँ मेरे जनरल अवेयरनेस में 80 में से 41.75 मार्क्स थे। तो ये मार्क्स मेरे कैसे आए थे? मैंने सिर्फ और सिर्फ अफेयर्स क्लाउड पढ़ा था। अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली मैगजीन आती है, 300-350 पेजेस की आती है, इतनी वाइडली डिटेल्ड आती है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने स्किप नहीं करी है। तो आप क्या कीजिए, वो 300 पन्ने की मंथली मैगजीन उठाइए। डेली मत कीजिए, डेली बहुत हेक्टिक हो जाता है, दूसरी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है। किसी वीक में एक दिन डिसाइड कीजिए, सैटरडे संडे पूरी मैगजीन खोलिए, हर एक पेज खोलिए, हर एक न्यूज़ पढ़िए। न्यूज़ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया किसी कंट्री का, तो किस नंबर का प्राइम मिनिस्टर बना है, कौन सी कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, क्या कैपिटल है वो कंट्री की, इतनी डिटेल्स आप लिख लीजिए। या फिर वहां पे कोई वॉर चल रहा है, कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ उस कंट्री की है, तो वो साथ में उसके स्टैटिक अफेयर्स में लिख लीजिए। एक एक करके ऐसे आप बाइट्स बनाएंगे। महीने की जो पूरी 300 पन्ने की मैगजीन है, उसकी कुछ 5 या 10 पेज में आप पूरी बाइट्स बना सकते हैं। क्या है, वो 300 पेजेस की जो मैगजीन है ना, वो आप एग्जाम के टाइम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि उसके आपके हैंडी नोट्स बने हों, जिनको आप 10 बार 15 बार रिवाइज कर पाए। एग्जाम में इतना खतरनाक प्रेशर होता है ना कि रिवी जो पुरानी चीजें हैं वो याद आना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग ऐसा होता है, आंसर आपको पता है पर दो ऑप्शन में इतना गंदा कंफ्यूज हो गए हैं, और वो अगर मैं आपको ऑप्शंस नहीं दिखाता ना, तो आप शायद कंफ्यूज नहीं होते, आप डायरेक्ट आंसर दे देते। बट वो ऑप्शंस देख के आप इतना कंफ्यूज हो गए ना कि आपको समझ नहीं आ रहा सही आंसर क्या है। तो वो क्या होता है, लैक ऑफ रिवीजन के चक्कर में ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो बेटर है आप अफेयर्स क्लाउड के बनाइए 10-15 पेज के नोट्स, और वो नोट्स को ना रट लीजिए अच्छे से, बिल्कुल 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ वही एक सोर्स है। और मान लीजिए अगर अफेयर्स क्लाउड कुछ स्किप भी करता है ना, जो आपके पेपर में नहीं आया, तो मॉक टेस्ट देंगे आप, सब कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें तो मॉक वाले भी पूछ ही लेते हैं। इधर उधर के करंट अफेयर्स के क्विज दीजिए, जो भी जनरल अवेयरनेस में चल रहे हैं, आराम से वो टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो मंथली करंट अफेयर्स में हमको पढ़नी कैसी चीजें हैं? नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में क्या आ सकता है? अपॉइंटमेंट्स आ सकते हैं। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के जो हेड्स अपॉइंट होते हैं वो सब। इंडियन में आपके स्टेट के कोई सीएम बने हैं तो वो आएगा। गवर्नर्स आते हैं, जो नेशनल कमीशन है, नेशनल बॉडीज हैं, तो उनके जो चीफ रहते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं, वो सब आता है। फॉर एग्जांपल नेशनल वुमेन कमीशन है या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, इनका कोई चेयरपर्सन बनता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर वॉर्स वगैरह किस किस देश के बीच में कहाँ, अभी क्योंकि काफी जगह वॉर्स चल रही हैं, ट्रेड वॉर है, दूसरी तरह की वॉर है, हर तरह की वॉर चल रही है। तो जैसे इसराइल और पैलेस्टीन की वॉर है, तो वो पता होना चाहिए। गाजा स्ट्रिप क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, ये सब चीजें पूछ लेते हैं जो भी न्यूज में है। यूक्रेन, रशिया, उसमें से पूछ सकते हैं कुछ मेजर बीच की उनकी नदी या कुछ भी इस टाइप की चीज। फिर पीएम, प्रेसिडेंट, जैसा बताया मैंने आपको, पीएम कंट्रीज, कंट्रीज के पीएम, वहाँ के प्रेसिडेंट। फिर ये फर्स्ट कंट्री का मतलब है कोई ऐसी चीज जो पहली बार किसी कंट्री ने इम्प्लीमेंट की है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे को याद है कुछ पीरियड लीव करके कुछ चला था, स्कॉटलैंड ने पीरियड लीव देना चालू की थी, तो इस टाइप की फर्स्ट कंट्री जिसने कुछ ऐसी चीज की है वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तो उस टाइप की चीजें कीजिए आप। यूनिक स्कीम्स जो कंट्रीज लेके आई हैं, तो फॉर एग्जांपल लाडली बहना योजना है, तो वो पहली कौन सी स्टेट थी जो वो स्कीम लेके आई है। तो ये फर्स्ट जो सोब्रिगेट्स और सुपरलेटिव्स होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट स्टेट, इस टाइप की चीजें जो यूनिक होती हैं, वो काफी ज्यादा एग्जाम से पूछी जाती है। तो इन चीजों पे आप फोकस रखिए। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, तो वो तो हमको पढ़ना ही है। गवर्नमेंट स्कीम्स में एक दो बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम एक इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं। आरबीआई एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल बैंक है, तो इकोनॉमिक रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम की भी है। तो इस टाइप की स्कीम्स जिसमें फाइनेंस रिलेटेड बात हो, वो सारी आपको अच्छे से पढ़नी है। एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम्स, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है। तो स्कीम्स भी ध्यान रखिएगा, सारी मत पढ़ने बैठ जाना कि सारी स्कीम्स कंप्लीट कर दूंगा, वो होगा ही नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा फालतू में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स कीजिए, वही जरूरी है। ठीक है। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, तो ये आपका कहाँ से कवर होगा? अफेयर्स क्लाउड में। जब आप वो मंथली मैगजीन पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक बैंकिंग अफेयर्स का भी सेक्शन होता है। कौन सी बैंक का कौन सीईओ बन गया, कौन चेयरपर्सन बन गया, किस बैंक ने क्या इंप्लीमेंट किया।
फॉर एग्जांपल कोई बैंक रिलीज कर देता है पिंक एटीएम, येलो एटीएम, इस टाइप की कुछ नई स्कीम रिलीज की, तो वो सब आपका वहां अफेयर्स क्लाउड से ही कवर हो जाएगा। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस भी खासकर आपके अफेयर्स क्लाउड में दिए रहते हैं। बाकी अलग अलग रिपोर्ट्स भी आती हैं। कोचिंग का आप कोई मटेरियल खरीदेंगे तो वो आपको रिपोर्ट्स भी पूरी पब्लिश करवा देंगे कि वेमेन रिलेटेड कोई क्राइम इन इंडिया या वेमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इस टाइप की जो उसकी वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट्स चलती हैं। तो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस निकालती हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब की जो रिपोर्ट्स रहती हैं, प्लस इंडिया की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनकी रिपोर्ट। तो मेजर रिपोर्ट कोई भी इंडिया की आती है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो काफी अच्छे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जैसे कोई रिपोर्ट आई कि वर्ल्ड में हैप्पीनेस कितनी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो ये सिर्फ मत पढ़िएगा कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, उससे नहीं होगा। आरबीआई इससे आगे पहुंच चुका है, तो वर्ल्ड की शुरू की 3 या शुरू की 5 कंट्रियां, फिर बॉटम में 3 या बॉटम की 5 कंट्रियां, इस टाइप से। फिर आप जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की क्या रैंक है, तो इस टाइप से चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन इतने आप डायरेक्ट क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। सबको पता है कि वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री पूछ लिया जाएगा, तो आरबीआई सेकंड पूछने लगा है, थर्ड पूछने लगा है, तो शुरू की 3 को वो बोल देगा कि आप सीक्वेंस से जमा दीजिए तीनों को। तो इस टाइप से कीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लिया, लास्ट की पढ़ लिया क्या बॉटम मोस्ट कौन सी है, फिर उसके बाद इंडिया की रैंक पढ़ ली। तो हर रिपोर्ट के साथ आपको यही करना है। और रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, कौन सी कंट्री से वो लोकेटेड है, और कौन सा नंबर है रिपोर्ट का, 142 नंबर की रिपोर्ट है, 150th नंबर की रिपोर्ट है, क्या नंबर है वो रिपोर्ट का, तो वो भी उस पर भी ध्यान रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट डेज कैसे होते हैं कि मान लीजिए कोई स्टेट या कोई कंट्री अनाउंस कर देती है कि इस दिन हम ये बर्थ एनिवर्सरी या ये डेथ एनिवर्सरी मनाएंगे, या इनको ऑनर करने के लिए हमने ये डे रख दिया है, तो इस टाइप के डेज इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बाकी बहुत सारे डेज हमारे इंपॉर्टेंट होते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद का या नेशनल यूथ डे कब आता है, आर्मी डे कब आता है, इस टाइप की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अवार्ड्स को ध्यान रखिएगा, मेजर अवार्ड्स जो मिलते हैं फिल्म से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जैसे सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सी बैंक सेंट्रल बैंकर को मिला था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स, कितने सारे स्पोर्ट्स में अवार्ड मिलते हैं, हर एक स्पोर्ट्स में अलग तरह के अवार्ड मिलते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या इस टाइप के अवार्ड्स, जो मेजर अवार्ड्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और एक बात ये याद रखिएगा ना कि बहुत स्टेट स्पेसिफिक मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे नेशनल न्यूज ज्यादा आती है। तो स्टेट में अगर कोई छोटा सा अवार्ड है जिस जो ना आप अवार्ड रिसीवर को जानते हैं ना अवार्ड देने वाली बॉडी को जानते हैं, तो इस टाइप की चीजें मत पढ़िए, क्योंकि बहुत वो रीजन फोकस हो जाएगा। नेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही है ना उन पे ध्यान रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत सारी रिलीज होती हैं, तो हर बुक नहीं रटना है हमको। या तो बुक का कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नाम हो, या बुक को कोई फीट बहुत इंटरेस्टिंग सा मिल गया हो या अचीव हो गया हो कुछ उसका, या फिर ऑथर जो है वो कोई बहुत फेमस आदमी है, ऑथर ने पहले कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है जिसके चक्कर में उसका नाम फेमस है, या पद्मश्री अवार्ड ही है, इस टाइप का कोई अवार्ड का अवार्ड ही है, तो उसकी बुक पढ़िए। हर बुक नहीं पढ़नी है। जैसे सलमान रश्दी हो गए, तो सलमान रश्दी इज अ फेमस गाय, तो उनकी बुक जो रहेगी वो बहुत जरूरी रहेगी। ठीक है, रैंडम लोगों की बुक्स नहीं पढ़नी है आपको। फिर उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस है, तो बैंकिंग अवेयरनेस तो वही है कि आरबीआई की क्या फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपका सब स्टैटिक में आता है। स्टैटिक जब आप पढ़ लेंगे ना, CRR SLR, तो ये आपके स्टैटिक क्वेश्चंस पूरे यहाँ से कवर हो जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स किस किस तरह के होते हैं, बैंकिंग की क्या टर्म्स हैं, बेजल नॉर्म्स, तो ये सब आप प्रीलिम्स में भी पढ़ के जाइए। स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन तो आते हैं, देखिए 80 मार्क्स में ना 5 से 6 स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे, आपको लगेंगे वो करंट के क्वेश्चन है, बट वो प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे। और उसके लिए आपको पहले से ही मेंस की भी थोड़ी बहुत तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी आप वो जाके क्लियर कर पाएंगे वो क्वेश्चंस। ये बहुत देखिए इजी टू अचीव क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन में अगर आपने गलती की तो आपका कट ऑफ बहुत मुश्किल से अचीव होने वाला है। इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है हमको कुछ भी करके पेपर में। जो क्वेश्चन टफ होता है ना वो सबके लिए टफ होता है, बट जो इजी क्वेश्चन होता है वो सबके लिए इजी होता है। तो इजी क्वेश्चन की मिस्टेक अगर आपने की तो आपसे जो अगेंस्ट compete कर रहा है वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो हमें सारे इजी क्वेश्चन सही करने, प्लस हमें मोस्ट ऑफ द टफ क्वेश्चन सही करने, तब हमारा कट ऑफ निकलेगा। इसके बाद स्टैटिक जीके, तो ये नेशनल पार्क स्टैम्प्स इनका बहुत ही कम कट ऑफ होता है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक या UN, तो इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज रखिएगा आप। ठीक है, फिर हम कैसे करंट अफेयर्स को कवर करें, डेली करंट अफेयर्स, वीक, ये मेरे को बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर डेली करंट अफेयर्स पढ़ूं या वीकली पढ़ूं, मंथली पढ़ूं। तो देखिए मैंने कभी डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत बड़ी हेक्टिक चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें ना उसमें स्किप होती जाती हैं। दिन भर आपकी पढ़ाई से वो करंट अफेयर्स बेस्ड हो जाती है। तो मैं ये मानना है मेरा, या तो आप वीकली कर लीजिए,
या तो वीकली से बेटर है मंथली कीजिए, पूरा मंथ कंप्लीट हो जाने दीजिए, करंट अफेयर्स आ जाने दीजिए उसके। अफेयर्स क्लाउड भी 5 या 6, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, 5 या 6 या 7 अप्रैल तक अपनी मैगजीन निकाल देता है, और इस टाइम तक पूरी जो मार्च की न्यूज़ है वो आ चुकी होंगी। तो ये बेस्ट टाइम है आपको मार्च पढ़ने का। 6 या 7 अप्रैल को जैसे ही उनकी मैगजीन आती है, मैगजीन लीजिए और पूरे महीने की जो भी करंट अफेयर्स हुई हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद उसके पूरे नोट्स बना लीजिए, और 15-16 अप्रैल तक वो नोट्स को पूरा अच्छी तरीके से रट लीजिए। इससे क्या होगा, आप अप्रैल में ही आपने मार्च तो पूरा कंप्लीट कर दिया है, और रिवाइज कर लेंगे तो जब मई आएगा तो आप अप्रैल कर पाएंगे अच्छे से। और फिर उसको रिवीजन भी करना है, क्योंकि इससे वो उससे नहीं होगा, रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है आपको। एक बार रटने से ना कुछ भी नहीं होगा। हर हफ्ते आप रिवाइज कीजिए, वरना सब भूल जाएंगे आगे जाके एग्जाम में, फिर वही कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता है। बैंकिंग अवेयरनेस आपको पता है कहाँ से पढ़ना है, अफेयर्स क्लाउड मैंने बोला है। आरबीआई एफएक्यू पढ़ेंगे, थोड़ा हेक्टिक चीज है और फालतू जो इजी प्रोसेस को आप टफ बना रहे हैं। अफेयर्स क्लाउड ऑलरेडी सब कवर करके रख देता है, तो मतलब नहीं है यहाँ से पढ़ने का। आरबीआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, आरबीआई की वेबसाइट पे, क्योंकि आपको आरबीआई की सर्कुलर पढ़ना है। तो देखिए, मैंने कोशिश की है आरबीआई वेबसाइट से पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, वही ओनली सोर्स है, वहां से पढ़िए। बट ये है ना, ये काफी हेक्टिक चीज है, अपनी प्रिपरेशन को आप हाथ से मुश्किल बना रहे हैं। सबसे बेटर होगा एक कोर्स लीजिए करंट अफेयर्स का, जिसमें कोई भी कोचिंग का ले लीजिए। वो आपको जब सर्कुलर देगी, सर्कुलर प्रिंटेड होंगे, सर्कुलर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ज्यादा ये तो यूट्यूब पे बहुत सारी कोचिंग्स फ्री वीडियो भी डालती हैं, वो फ्री वीडियो पढ़ लीजिए, फ्री वीडियो से नोट्स बना लीजिए। मेहनत मतलब देखिए, मतलब नहीं है फालतू का इतनी मेहनत वहां वेबसाइट पे जाके ढूंढने का, ये करने का, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बेटर है ना, कोचिंग आपको बता रही है क्या इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली वही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर सर्कुलर के क्वेश्चन भी देखेंगे ना, जो एग्जाम में आते हैं, लगभग सारी कोचिंग्स वो कवर करके रखती हैं। हर कोचिंग के आपको मॉड्यूल में वो मिल ही जाएगा। तो बेटर है कोचिंग का, क्यों अपनी प्रिपरेशन को मुश्किल बनाना है, तो बेटर है कोचिंग का मटेरियल लीजिए, और उसी मटेरियल से अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना के 3 बार रट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए। मॉक जितने ज्यादा देंगे, आपको मॉक के क्वेश्चन में भी चलते जाएगा कि क्या आपने स्किप किया, क्या आपने स्किप नहीं किया। तो उससे आपकी प्रिपरेशन सही रहेगी। फिर ये स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट है, पर लूसेंट इतना पढ़ने का मतलब नहीं है। 80 मार्क्स जो आते हैं उसमें से 70-75 मार्क्स आपके करंट के ही आते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो वो आप फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की न्यूज़ या जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ लेंगे, उससे काफ़ी हद तक हो जाएगा। फिर ये डेली वाली चीज़ों पे तो मैं फोकस करता नहीं हूँ, डेली करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से तो पढ़ने का मतलब होता नहीं है। वीकली और मंथली पढ़ लीजिए। यहाँ क्या है, रिवाइज वन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ इन डेप्थ, ये बहुत जरूरी टिप है। आप हर हफ्ते कोई ना कोई मंथली जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से रटिए। क्योंकि आप मान लीजिए आज आपने अप्रैल का पढ़ा, अगले महीने आप मई का पढ़ रहे हैं, तो जब मई का पढ़ने जाए ना, उससे पहले अप्रैल का 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, वरना मई का पढ़ेंगे अप्रैल का भूल जाएंगे, जून का पढ़ेंगे मई का भूल जाएंगे। तो आगे नहीं जाना है हमको, पुराना जितना है वो सब हमारे माइंड में रिकलेक्टेड होना चाहिए, तभी हम एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। तो पुराने वाले जो मंथ्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, उनको उतना ही ज्यादा ज्यादा रिवीजन चलने दीजिए। फिर अटेम्प्ट फुल लेंथ जीए मॉक्स, ये बहुत जरूरी है। 2 मॉक नहीं भी करें तो मुश्किल से 1 मॉक तो आप कर लें हर हफ्ते। 1 मॉक करेंगे तो उससे क्या है ना, जब सामने क्वेश्चन आएगा, दिमाग आपका सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये मैंने कहीं तो पढ़ा है। जब वो कहीं पढ़ा है आप सोचेंगे, तो आपका रिकलेक्ट होगा कि हाँ मैंने ये यहाँ पढ़ा है और ये इसका आंसर है। अगर आपने वो रिकलेक्ट कर लिया, इसका मतलब आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, आपको चीजें याद रह रही हैं। अगर नहीं भी है तो अच्छा है, आपको मिरर दिख गया, एटलीस्ट आप घर जाके शाम को रिवाइज करेंगे वो। तो दोनों तरीके से ये बेनिफिशियल ही है, खराब तो यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, तो मॉक्स दीजिए और ये रिवीजन कीजिए करंट अफेयर्स मैगजीन का। इसके बाद रिवर्स लर्निंग, प्रैक्टिस एमसीक्यूज फर्स्ट देन रिवाइज थ्योरी। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको चीजें अगर आप सामने लिख के दें तो उनसे याद करते या रटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है कि आप एमसीक्यू पहले पढ़ लीजिए। करंट जो अफेयर्स क्लाउड है उनका एमसीक्यू वाला भी एक पीडीएफ आता है। तो बेटर रहेगा आप एमसीक्यू और जो भी करंट अफेयर्स है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देख लीजिए। जब आप उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे ना, तो आपको वो चीज़ बेटर रिकलेक्ट हो जाएगी, बेटर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और उसके बाद आप उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, तो आपको याद हो जाएगी वो चीज़ अच्छे से। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। फिर मेक वन लाइनर नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मंथली मैगजीन के आप नोट्स बना लीजिए, वन लाइनर थोड़े से डिटेल नोट्स बना लीजिए, तो रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो पहले ऐसे नोट्स बना लीजिए, फिर जब फर्दर आप आगे जाके रिवीजन करें और आपको समझ आता है कि ये 10 पेजेस में कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनका एग्जाम में आना तो तय है, ऐसी न्यूज़ की एक अलग से आप नोट्स टाइप के बना लीजिए कि 4-5 पेज में आपने पूरे साल भर या पूरे 6 महीने के वो न्यूज़ बना लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है।
और उनको अलग से लिख लीजिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना वो माइंड में आपके बैठती चली जाएगी, प्लस आपका रिवीजन भी होते चला जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फोकस ऑन रिपीटेड थीम्स, आरबीआई न्यूज़, बजट हाइलाइट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी चीज़ हर साल एग्जाम में आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आएगी। आरबीआई के पेपर में आरबीआई के सर्कुलर आना तय बात है, आप कुछ भी कर लो वो आप नहीं हटा सकते हो। तो जितना बेटर आप आरबीआई की सर्कुलर याद करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकेंडली, बजट की हाईलाइट। बजट तो ऐसी चीज़ है जो हर पेपर में आती है, यूपीएससी, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, जो भी एग्जाम ले आप। तो यूनियन बजट उठाइए, उसकी समरी पीआईबी की मिल जाएगी या कोई कोचिंग की लीजिए। जो भी सरकार ने अच्छे डिसीजंस लिए हैं उनको रट लीजिए, फैक्ट्स फिगर्स पे ध्यान दीजिए। एग्जाम में फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे। क्या हमारा जीडीपी रेट है, क्या हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन है, क्या हमारा नॉर्मल जीडीपी है, ये सब चीज़ें रटिए। क्या नई स्कीम्स आई हैं, क्या उनका एलोकेशन है, क्या टारगेट्स हैं, ये सब चीज़ें याद करने की हैं। फिर उसके बाद यूज ऐप्स ऑन द गो, सीए ऐप्स। हाँ, करंट अफेयर्स के ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन पे, फ्री ऐप्स। उनसे आप क्विज लगाते रहिए, जितना क्विज लगाएंगे उतना रिवीजन होगा, उतनी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस। देखिए, मॉक टेस्ट तो दीजिए पर उसके बाद एनालाइज कीजिए कि क्या गलती की है, तो आगे जाके ना फ्यूचर में एग्जाम में आपकी वो गलती ना हो। मेरे जीके में हाई मार्क्स इसलिए आए थे क्योंकि मैंने लगभग दो तीन कोचिंग के मॉक्स लिए थे और सबके मॉक्स लगाए, सबको एनालाइज किया, प्लस एनालिसिस जो मैंने किया ना उनके भी मैंने नोट्स बना लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन आया जो मेरे को नहीं पता था, ऑब्वियसली मैंने उसको गलत मार्क किया होगा या नहीं मार्क किया होगा, तो जब मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ ना तो उसको मैंने अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लिया है कि ये इस कोचिंग में क्वेश्चन आया था और ये मेरे को नहीं बना, अब क्यों ये क्वेश्चन जरूरी है, और उसकी पूरे पॉइंट्स, स्टैटिक पॉइंट्स, करंट अफेयर्स पॉइंट के ये न्यूज हुई थी जो मिस आउट हो गई है, और उसको वहीं के वहीं मैंने रट लिया ताकि आगे वो जब भी आए ना तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो। और उसको मैंने नोट्स में भी लिख दिया ताकि मैं उसको बार बार रिवाइज भी कर सकूं अगर भूल जाऊं तो। फिर कुछ मेमोरी हैक्स हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ रटने की, फैक्ट्स फिगर्स, इतने सारे नंबर्स आएंगे, इतने सारे फैक्ट्स आएंगे, तो काफी ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा ये याद रखना। तो निमोनिक्स का यूज कर सकते हैं आप, निमोनिक्स या स्टोरी बेस्ड लिंकिंग, कोई भी एक स्टोरी बना लीजिए। जैसे क्या होता है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी के फिगर्स देती हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है याद रखना। कोई ने 6.2 बोला, किसी ने 6.1 बोला, किसी ने 5.4 बोल दिया, किसी ने 8 बोल दिया, तो ये इतने सारे जो रैंडम फिगर्स है ना, ये याद रखना किसने क्या बोला था एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसके लिए कोई आप स्टोरी बना लीजिए जिससे आपको वो बेटर याद रहे कि इसने 5.2 बोला, इसने 5.6 बोला, 5.8 किया, तो एक सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप के कुछ सीक्वेंस में बना लीजिए। वो भी देखिए, ये चीज मैं बता नहीं सकता हूँ कि कैसे बनाइए क्योंकि वो सबका पर्सनल होता है, मुझे किसी अलग तरीके से वो चीज याद रहेगी, आपको किसी अलग तरीके से याद रहेगी। तो बेटर है आप अपना कोई तरीका ढूंढिए, जैसा भी तरीका हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ज्यादा एग्जाम में मार्क्स लेके आने हैं। तो किसी भी तरीके से बस वो आपको चीज दिमाग में बैठ जाए ना, वो तरीका अपना अपनाइए, उसको लिखिए और उस तरीके से लिंक कीजिए आप करंट अफेयर्स को। आप अपने खुद के एब्रीविएशंस बना सकते हैं, जैसे स्कीम्स के बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं तो आप छोटा नाम अपने दिमाग में रख लीजिए जिससे आपको वो याद आ जाए, उसका ईयर याद आ जाए, उसका मेजर पर्पस क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सब याद आ जाए। इंडेक्स में भी जो इंडेक्सेस होते हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, किस ईयर आती है, कौन सी कंट्री में बंद है, फिर कौन सी कंट्रीज ऊपर है उसमें, कौन सी कंट्रीज नीचे हैं, बहुत सारी फैक्ट्स और फिगर्स याद करने के यहाँ पे। तो इसके लिए भी आप कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, कुछ एब्रीविएशंस बना सकते हैं जिससे वो बेटर आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि ना यहाँ पे सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ऐसी 10-15 रिपोर्ट आएंगी। जब 15-20 रिपोर्ट्स आएंगी ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस रिपोर्ट में फर्स्ट कौन था, इस रिपोर्ट में फर्स्ट कौन था, इसमें बॉटम कोई और था, इसमें बॉटम कोई और था। तो वो पर्टिकुलर हैप्पीनेस के नाम से या पॉवर्टी के नाम से आपको क्लिक होना चाहिए कि इधर पे फर्स्ट ये था, इधर पे लास्ट ये था। तो इस टाइप से उसको टैकल कीजिए आप, ठीक है। फिर वही माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ कोचिंग्स बना के भी देती हैं, बट बेटर ये होगा कि आप अपने पर्सनल माइंड मैप्स बनाइए, किसी और के माइंड मैप से पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। फिर हमारा टारगेट ये रहना चाहिए ना कि एग्जाम में हम एटलीस्ट 60, मिनिमम 60 बोल रहा हूँ, 65 तक अटेम्प्ट करने चाहिए हमको, और एक्यूरेसी हमारी परफेक्ट 90% रहनी चाहिए, तब जाके हमारे 50 से ऊपर मार्क्स आएंगे। अगर आपको 60 क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ के अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ना, ये मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और ये प्रिपरेशन को आप पहले कैसे देख सकते हैं, मॉक्स दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप किसी मॉक में 80 में से 60 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो देखिए, अटेम्प्ट रैंडम चीजें तो हम करते नहीं है, हमने अगर कहीं ना कहीं वो पढ़ा होगा मतलब तभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर 60 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ना, तो आप मान लीजिए आपकी जीके की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी जा रही है। तो उस पर फोकस उतना ही कीजिए, रिवीजन करते रहिए और बाकी सब्जेक्ट को टाइम दे दीजिए। और अगर आपके स्कोर इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप 30 या 40 स्कोर कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले बैक टू बेसिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग पे जाइए, क्या मिस आउट कर रहे हैं, क्या आपने नहीं पढ़ा है,
क्या एग्जाम में ऐसा आ रहा है जो आप पढ़ना भूल चुके हैं या छोड़ दिया है आपने, उस चीज पे सबसे पहले फोकस कीजिए। कुछ हाई मार्क्स वाले एरिया होते हैं, रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स, इस टाइप की कुछ कुछ एरियाज होते हैं गवर्नमेंट स्कीम जहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने की। उन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए, वहां आपको ज्यादा मार्क्स आप फेच कर पाएंगे। ऐसी जगह पे कम ध्यान दीजिए जहां से आपको मार्क्स कम आना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हुआ, ठीक है। अब पूरे 80 मार्क्स जो जनरल अवेयरनेस का आएगा ना, उसमें एक ही क्वेश्चन आने वाला है मैक्स टू मैक्स बुक्स एंड ऑथर्स का। अगर आपसे नहीं याद हो रही है बुक्स एंड ऑथर्स, छोड़ दो, छोड़ दो, गवर्नमेंट स्कीम पे ध्यान दो, एनुअल रिपोर्ट पे ध्यान दो, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, या फिर कुछ इकोनॉमिक्स की न्यूज पे ध्यान दो। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बहुत सारी ये होती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अब हर कंट्री की अलग मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, 2 कंट्री की होती है, कोई 3 कंट्री की होती है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, और इतने सारे नाम याद करने में पसीने छूट जाएंगे। उसको बात के लिए छोड़ दो, क्वेश्चन एक ही आना है वहां से भी। बेटर होगा ऐसी चीज पे ध्यान दो जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने। बजट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो बजट में एक क्वेश्चन लिमिट नहीं होगा, तो बजट को तो सबसे पहले करो। इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो ऐसी चीजों को आप पहले ध्यान दो। फिर ये जो एक एक क्वेश्चन वाली जो चीजें है ना, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स ही करना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें पहले कीजिए, स्पोर्ट्स को बाद में कीजिएगा। तो इस टाइप की कुछ टिप्स हैं जो आप एग्जाम में प्लीज इंकलकेट कीजिए, आपकी प्रिपरेशन में इंकलकेट कीजिए, जिससे आपके 50+ मार्क्स तो आना ही चाहिए। मतलब अगर आपने ये सारी टिप्स रिलीजियसली फॉलो कर ली ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 60 मार्क्स भी आ सकते हैं, 50 तो आ ही जाएंगे। ठीक है। लास्ट में प्रो टिप यही है कि द मोर यू रिवाइज द बेटर यू रिटेन। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे ना, उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाएंगे एग्जाम में। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो सिर्फ एक बार वो चीज पढ़ता है और एग्जाम में जाके लिख आता है। कोई भी हम में से सुपर ह्यूमन नहीं है, सब नॉर्मल एवरेज लोग हैं। जितना बार आप एक चीज को पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा आपके दिमाग में वो बैठेगी और उतना अच्छा आप उसको पेपर में लिख के आ पाएंगे। ठीक है। इसके साथ आज का मैं वीडियो बंद करता हूँ, कुछ और टॉपिक पे अब कल वीडियो अपलोड करता हूँ। ऑल राइट, गुड बाय।